देखिए बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1 का ए का हमने 7 नंबर तक सवाल कर लिया था, 6 नंबर तक शायद, और 7वें नंबर से हमें आज शुरू करना है। तो देखिए मैं 7वें नंबर से आपको सवाल बताने चल रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने मैं 7वां नंबर सवाल पढ़ता हूँ। यदि आप बुक लेकर अपने सामने बुक रख कर पढ़ेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए मैं 7वें नंबर सवाल लिखता हूँ। 7वें नंबर में एक आकृति दी गई है, उसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये सवाल दिया गया था, और ये सवाल हमारे पास इसमें हमें एक्स का मान और वाई का मान निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान और वाई का मान पता करना है। तो देखिए एक्स का मान और वाई का मान पता करना है। देखिए जो जिसमें ये एक्स से कितने निकले, 2 खंड निकले, तो मतलब ये इसके गुणनखंड है। एक्स के गुणनखंड क्या है, 3 और 7 एक्स के गुणनखंड है। इसी प्रकार से वाई से 2 निकले हैं, 4 और एक्स, ये वाई के गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के गुणनखंड में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7, ठीक है। इनका गुणा कर देंगे तो हमारा एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो 7 किया 21, एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 21। इसी प्रकार से हम देखो वाई से कितने खंड निकले, 2। तो देखो वाई के गुणनखंड कौन कौन से, 4 और एक्स वाई के गुणनखंड है। तो वाई बराबर हम क्या कर देंगे, 4 गुणे एक्स। 4 का गुणा हमने एक्स में कर दिया तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई। अब देखिए एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 21। तो देखिए गुणा कर दिया हमने, 4 करने 4, 4 दूनी 8, 21 चौको 84। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया और x का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये 7वां नंबर सवाल था। इसी प्रकार से आपके पास 2 और सवाल दिए गए हैं, तो उनको भी हम बता दे रहे हैं इसके बाद। तो देखिए एक है 12वां नंबर, एक है 14वां नंबर, ठीक है। तो एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एक आप स्वयं से कर लीजिएगा। तो देखिए 14 नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर क्या लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल को हमें हल करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है, और देखो y का मान, ये y है, y का मान निकालना है, और हमें z का मान निकालना है। तो देखिए हमें x, y और z के मान जैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे इसके x के कितने गुणनखंड है, एक गुणनखंड 2 हुआ, एक गुणनखंड 313, 33, 81। ये देखिए x के गुणनखंड 2, x के गुणनखंड है, तो हम x का मान क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 33, 81, ठीक है। तो इनका गुणा कर देंगे, 2 करने 2, 2 8 16, 86, 2 होते हैं 6, 7 होते हैं 6, ठीक है। तो ये हमारा x के मान पता चल गया। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करना है हमको, और z का मान ज्ञात करना है। तो हम y का मान ज्ञात करें तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 7 निकला है इससे, और 161, मतलब इसके गुणनखंड है ये। तो देखिए 7 गुणे 161, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 7 करने 7, 7 6 42, देखो वहाँ पे 4, 7 कैंसिल, 7 7 4 13, ये हमारा y का मान पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं z का मान कैसे निकालेंगे।
देखिए जेड, अभी जेड यहाँ है ना, तो जेड ये किससे निकला है, ये हमारे इसके गुणनखंड किए गए 161 के गुणनखंड किए गए हैं कि 7 और जेड आया है। ठीक है, तो हम देखो 161 के गुणनखंड किए गए तो 161 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे जेड, क्योंकि 7 गुणे जेड, 7 और जेड इसके क्या है गुणनखंड, तो 7 गुणे जेड लिख सकते हैं। अब देखो ये गुणे में है तो ये बटे में आएगा। ठीक है, बटे में आएगा तो फिर इससे काट देंगे, यदि इससे काट देंगे कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 तीन 30। ठीक है, देखिए एक्स का मान पता चल गया, वाई का मान पता चल गया और हमें जेड का मान भी पता चल गया। तो ये हमारा रहा 14 नंबर सवाल। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला सवाल। देखिए मतलब कि देखो 7 के बाद हमने 8वां अब कराऊंगा, ये आगे बताना, इसके बाद आप 12वां नंबर सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको उस सवाल को। ठीक है, वरना हम अब देखो हम 8वां नंबर सवाल आपको बताने चल रहे हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने सवाल पढ़ रहा हूँ। 8वें नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 18 और 117 एस के एस सी एफ को 18 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो स्मॉल एम का मान ज्ञात कीजिए तथा 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 18 और 117 के एस सी एफ को किसके रूप में दर्शाया गया है, देखो मैंने एस सी एफ दिया गया है। तो हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 18 और 117 का जो मासा है एस सी एफ हमको दिया गया है 18 एम माइनस 117, ये एम के बदले में दिया गया है इसका मासा। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एम का मान पता करना है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम एम का मान पता करेंगे। अब एम का मान पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास 18 और 117 का मासा दिया गया है इतना एम के बदले में, लेकिन हम 18 और 17 में यदि हम 18 और 17 का गुणनखंड विधि से 18 और 17 का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो मासा आएगा उसको हम देखो, ये भी इसी का मासा 18 और 17 का, और जो हम निकालेंगे वो भी 18 और 17 का मासा होगा। तो दोनों मासा और मासा बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड और 117 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 9 दूनी 18 होता है, तो देखो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। ठीक है, इसके बाद देखो 117 के अभाज्य गुणनखंड हम हमको देखो 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो 117 मान किससे काटेंगे, पहले हम 3 से काटेंगे। देखो क्या आएगा, 3 प्राइम 9, 3 9 27, फिर 13 दिन 13 आ गया। तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 13, यह हमारा 117 का गुणनखंड होगा। ये हमारा आ गया 3 गुणे 3 गुणे 13। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को मतलब देखो जो कॉमन है दोनों में उसे ही हम देखते हैं। तो देखो कॉमन क्या है इस दोनों में, देखो इसमें 3 कॉमन है, ये एक 3 हो गया और एक ये 3 हो गया, तो देखो दो 3 कॉमन है, तो हम 3 गुणे 3 करके हम मासा निकाल लेंगे। एचसीएफ हम कितना निकालेंगे, देखो एचसीएफ हम निकाल लेंगे 3 गुणे 3 बराबर 9, ये इसका क्या हो गया मासा एचसीएफ हो गया। अब हमें पता है कि ये भी इसी 18 और 117 का एचसीएफ ये भी है, 18 और 117 का एचसीएफ ये भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आपस में हम इनको क्या कर देंगे बराबर, क्या हो जाएगा 18 एम माइनस 117 बराबर 9। ठीक है, तो वो भी एस सी एफ है और ये भी एस सी एफ है 18 और 17 में। अब देखो क्या करेंगे 18 एम बराबर, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का,
प्लस का हम इसको जोड़ देंगे, 9 7 16 6 सीधे 126, ठीक है। 126 है, इसको हम 28 से काटेंगे, देखो 28 से काटेंगे तो पहली जगह 3 से काटेंगे, पीछे 18, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, या फिर आप काट लेते 18 सत्ते 126 डायरेक्ट कर सकते हैं। एम बराबर हमारा क्या आ गया, तो देखो एम की वैल्यू हमें पता चल गई, एम की वैल्यू हमारी आ गई 7। अब देखो एम की वैल्यू हमारी 7 आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो लासा निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लासा। यदि मैं पहली संख्या को ए मान लूँ, तो ये देखो पहली संख्या को ए मान लो और दूसरी संख्या को बी मान लूँ, तो हम क्या दिलाएंगे, देखो आप हिंदी से लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लासा, या फिर यदि हम ए और बी मान रहे हैं तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखो ए पहली संख्या कितनी 18 और दूसरी संख्या कितनी 117 बराबर। अब देखो मैंने मासा कितना निकाला, एचसीएफ हमने निकाला है 9, हमारे पास एचसीएफ कितना है 9, और हमको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एलसीएम ज्ञात करना, अब देखो काट देंगे 9 दूनी 18, 2 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम 234 ये हमारा एलसीएम हो गया। या फिर यदि आपको ये नहीं लगाना, सूट नहीं लगाना है, तो आप इससे यहाँ से बंद कर आवाज बंद कर दीजिए और इससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इससे कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर देखो सबसे ज़्यादा बार, अब देखो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम में सभी को लेते हैं और जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है, देखो 2 एक बार है, अब देखो 3 गुणे 3, देखो इसमें 3, इसमें भी 2 बार, इसमें 2 बार, तो एक लाइन का हमें लेंगे, देखो 3 गुणे 3 ले लिया, फिर इसके देखो 13 एक ही बार है तो 13 ले लिया, अब देखो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का 9 9 दूनी 18, या फिर ऐसे करें 13 की 39, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 9 54 के 4 हाथ से 5, 6 एक 18, 19 20 21 देखो 234, तो ये एलसीएम हमारा कितना है 234। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो इसी से डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल में, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हम आपको सामने अगला सवाल पढ़ने जा रहे हैं। अगला सवाल में क्या है, तो देखिए क्या लिखा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या हमको ये ज्ञात करना है, हमको देखो सिद्ध करना, क्या नहीं इसमें पूछ रहा है, जांच कीजिए, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है क्या 6 की पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा देखो 6 की पावर n, और n की जब हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लेंगे, थोड़ा सा 0 से देखो कोई भी रख 0 रखें तो देखो इसको हम रखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 रख दिया, क्या है 6 6 36, 3 रख दिया 6 का 2 16 है, तो इस वजह हम रखते जाएंगे, लेकिन कभी भी इसका अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। यही इसमें कह रहा है कि क्या मतलब कि 0 होगा कैसे, तो जांच करना है तो क्या इसका कोई भी 6 की पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं समाप्त हो सकता, क्यों नहीं समाप्त हो सकता है। अब देखो 0 बनाने का कार्य कौन करता है, 2 गुणे 5 और 10, देखो 10 इसमें 0 आ गया, इसमें देखो 2 और 5, जिस गुणनखंड में 2 और 5 के बीच होता है वही मतलब उसको क्या करता है, 0 बनाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब देखो हम 6 का गुणनखंड क्या देखें तो 6 में 2 है और 3 है, 3 दूनी 6 होता है, इसमें देखो 2 और 5 का युग्म अनुपस्थित है, तो जिस संख्या में 2 और 5 का युग्म होगा वही हमारी क्या होगी, वो मतलब उसी के अंत में 0 आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ से कोई संख्या ले लेते हैं 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2 ले लें तो हमारे 15, ठीक है, 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 20 के स्क्वायर में कर रहा हूँ, तो देखो 20 के स्क्वायर करें तो क्या आएगा, अगर मैं इसकी गुणनखंड करता हूँ तो 20 के स्क्वायर करता हूँ 4 सौ 0 आ जाता है, ठीक, ये 5, ठीक। तो देखो अब हमने क्या ले लिया 50, तो फिर हम 5 लेते हैं, अगर मैं 5 लेता हूँ तो क्या करूँगा, 5 का क्यूब कर दो चाहे 125, इसमें 0 नहीं आएगा,
क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 को गुणन करने में केवल 5 ही है। अब देखो इसमें कोई 5 को गुणन करने में इस तरह, अब देखो इसमें क्या है, 2 है, 2 दूनी 4, 5 6 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें देखो 1 2 गुणे 5 उपस्थित है, इसीलिए इसमें 0 आया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा 6 की पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के अभाज्य गणखंड में 2 और 5 का युग्म अनुपस्थित है। ठीक है, यही बस हमको एक लैंग्वेज लिखना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे 6 की पावर n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के अभाज्य गणखंड में 2 और 3 का युग्म 2 और 5 का युग्म अनुपस्थित है। क्योंकि देखो 2 और 5 का युग्म ही जो होता है, जो 0 बनाने का हमारा कार्य करता है। ठीक है, यही हमको 0 ला सकता है, इसीलिए इसका युग्म होना जरूरी है। ठीक है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। तो देखो ये हमने आपको बता दिया, इसको आपको लिख लेना है। फिर हम चलते हैं अगले सवाल में। तो देखिए अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल में क्या कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब दो संख्याएं दी गई, हमको जोड़कर गुणा करने में दिया गया है। अब हमको इनमें देखना है कि इन संख्याओं मतलब भाज्य संख्याएं ये हैं तो ये तो बता दिया गया कि होंगी, क्योंकि इसमें पूछेगा कि क्यों है। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं तो है, लेकिन क्यों है ये हमको कारण देना है। तो इसका हम कारण कैसे देंगे। देखिए पहली संख्या क्या दी गई है, हम 10वां नंबर सवाल है। ठीक है, देखिए पहली संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए हमें पहली संख्या दी गई, पहले हम इसको हल कर ले। तो देखिए हल कैसे करेंगे, 7 गुणे 13 गुणा करेंगे, 13 करने 13 3 हाथ में 13 करने 13 14 प्लस 13। ठीक है, तो देखो 7 को गुणा करेंगे, 7 के 21 के 1 हाथ से 2, 7 को 28 और 30 के 0 हाथ से 3, 7 करें 7 3 10। ठीक है, प्लस 13। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1014। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हमने गुणा करके जोड़ लिया तो हमको ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें किसी बच्चों को मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता, यहाँ पे हमने पहले गुणा ही क्यों किया। तो देखो एक सूत्र होता है, जो कि हिंदी में बताएंगे तो भाग जोड़, हिंदी में क्या करते हैं उसे भाग जोड़, और इंग्लिश में क्या कहते हैं डिमांड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, यदि इस तरह के कोई भी सवाल हो, इसमें गुणा भाग जोड़ घटा सभी चीज़ें इस तरह लगी हो, जुड़ा भाग घटाओ जोड़, जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, जैसे देखो 5 गुणे 3, ठीक है, -4 प्लस 5 गुणे 6, इस तरह से कोई सवाल लिख दिया मैंने आपके सामने। अब इसमें देखो माइनस भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, या फिर इसमें भाग भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, ये देखो इससे हम इसको हर सॉल्व करते हैं। इसमें यह है कि अब यहाँ से हल करके देखा, पहले 5 15 का दिया, फिर 15 में 4 घटा दिया, फिर जोड़ दिया, फिर गुणा कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ये खूब गलत होता है। ये मतलब कि आपके साथ ये मतलब सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे भाग जोड़, इसमें देखो भाग मतलब होता है भाग, तो क्या होगा गुणा, जो से होता है जोड़, यहाँ से होता है घटाओ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हम इंग्लिश से हम क्या करते हैं, ये होता है डिवीजन। ठीक है, इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडिशन मतलब भाग, इधर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट घटाना, देखो इसमें का काम होता है, देखो भाग जोड़, भाग गुणा जोड़ घटा, दिमाग होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सब तो ये हमारे क्या होते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं भाग, फिर हम करते हैं गुणा, फिर हम करते हैं जोड़, फिर हम करते हैं घटाव। तो पहले हम क्या शुरू करेंगे, पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो ये होता है हमारे पास शुरू। तो देखो पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाग, पहले हम कितना हल करेंगे, इसको हम भाग देंगे, देखो पहले हम इसको ऐसे लिखे रहेंगे। अब देखो 2 का हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 2 10 6।
3 बार में जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक होती है। यदि आपके पास भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 भाग में कोई लिखा है, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। फिर उसको हम क्या करते हैं, देखो 7 ये दायां और ये इधर वाला ये ही रहता है, और जो दाएं साइड का होता है इस साइड का, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा में बदल देते हैं और इस संख्या को इन्वर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 7/2 आ जाएगा हमारा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक, जैसे मान लेते हैं लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है 7 भागे 5/3। मान लो ऐसा कोई भाग है, अब इसमें हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, भाग कैसे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको भाग को गुणा में कैसे बदलते हैं, तो भाग को गुणा में बदलते हैं, हम 7 ले लेते हैं, इसको गुणा लगाएंगे और इस संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5, ये हमारे गुणे में हो गई। अब हम 7 के 21/5 इस तरह गुणा करके लिखेंगे। ये हमारा भाग करने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो इस तरह हम भाग करते हैं। इस प्रकार से हम सवाल में देखो, इसमें तो हम भाग दे रहे हैं तो आसानी से चला जाएगा। ठीक है, 2 3 6 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो भाग हो गया हमारा, भाग के बाद हम क्या करते हैं, गुणा। तो देखो भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा। 5/15 माइनस 4 प्लस 5/15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो देखो प्लस प्लस का हो गया, हो जाएगा प्लस प्लस पहले जोड़ लेते हैं, 15 15 30। अब देखो 30 में तो 4 घटाएंगे, 30 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम करते हैं। ये मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि इसको मैंने आपको व्याख्या करने की थी, या मतलब कि कैसे पहले बुरा ही क्यों कर दिया, ये मुझे आपके लिए बताना, इसलिए आपके लिए मैंने बता दिया इस चीज़ को। शायद आपको ना पता रहा हो, जिसको पता रहा तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसके पश्चात देखो ये हमारा इतना आया। अब हमें दूसरा क्या दिया गया है, तो दूसरे हमें दिया गया है संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक संख्या दी गई है। तो इस संख्या में देखो, अब इस संख्या में हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, दो टाइम 6 6 चौक 24 24 पंचे 120 7 6 42 42 गुणे 120 प्लस 5। ठीक है, तो देखो इसको गुणा करेंगे, जो 0 भाग 24 के 4 हाथ से 2 5 45 50 प्लस 5। ठीक है, ये क्या आ गया 50 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें ये पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो क्यों है ये भाज्य संख्या है, तो इसको देखो क्या करेंगे, ये क्योंकि देखो 10 से 14, अगर आप इसको काटेंगे तो ये 2 से अधिक संख्या से विभाजित होगी। तो देखो 1 से कट रही है, 10 से 14 से भी कट रही है, इसमें 1 से कट रही है 50 5045 से भी कट जाएगी। लेकिन ये इसके बीच में 2 से 4 से इस तरह 6 से इस तरह से किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी। इनको आप काट के देखें तो ये अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी। इसीलिए क्या है भाज्य संख्या, तो हमें एक स्टेटमेंट नीचे लिखना है। क्या लिखना है कि चूंकि प्राप्त संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। बस हमको यही लिखना है, ये भी क्या लिखना है, चूंकि प्राप्त संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित, अतः ये भाज्य संख्या है। ये हमारा स्टेटमेंट है। क्या, प्राप्त संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो इस प्रकार का एक और सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप उस सवाल को आप कर सकते हैं। तो हमारा 13 नंबर है, बस आपको केवल हल करना है और क्या कर देना है, जिसके बाद में इस तरह का स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले सवाल में। देखो हमारे पास अगला सवाल क्या दिया है, 13 नंबर, कि दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, इस तरह के सवाल कैसे होते हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई चक्कर ग्राम का चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोनिया और रवि, तो यहाँ से हम मान लीजिए कि ए बिंदु है। अब यहाँ से देखो ये सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को समय लगता है 18 मिनट, ठीक है, और रवि को समय लगता है 12 मिनट। तो हमारे पास सवाल में क्या कह रहा है कि देखो यदि वे किसी बिंदु से किसी वेक्टर का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो इस बिंदु से मान लीजिए कि देखो सोनिया और रवि इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य भी इसी दिशा में चली और रवि भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है, देखो एक 18 मिनट, जो 18 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं, एक चक्कर लगाने में, तो एक को 12 मिनट चक्कर लगाने में लगते हैं, ठीक है। तो देखो ये पुनः एक साथ उसी बिंदु पर कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये आपसे समय पूछ रहा है, ये कितने मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे सूर्य को 18 मिनट लगेगा और रवि को 12 मिनट, रवि को 12 मिनट लगेगा, ठीक है। कहाँ है तो मतलब कितने समय पश्चात दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। हमें चक्रों से मतलब नहीं है कि किसी ने ज़्यादा चक्कर लगाए किसी ने कम चक्कर लगाए होंगे, ठीक है। हमें चक्रों से मतलब नहीं, हमें मतलब इस समय से कितने समय हुए एक ही बिंदु पर उसी बिंदु पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो इस प्रकार के ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, यदि कहीं मिलने का अगर देखो मिलने वाले सवाल जो होते हैं उसमें हम लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लासा, एलसीएम निकालते हैं। देखो हम इसमें एलसीएम निकालने के पहले हम लिख देते हैं शून्य को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है। देखिए सवाल कौन सा है, ये दुनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे रवि को, यही आगे लिख देना कि रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक है। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। क्या हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, हम क्या कहेंगे, सोनिया और पहले हम लिख रहे हैं, हम क्या हमें क्या करना है, खुलासा निकालना है। हम 18 और 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिखेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड, क्षेत्र का ये हमारा हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, दो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12। तो ये हमारा क्या हो गया, 18 के बाद 12 के बाद। अब हमें क्या निकालना है, मैंने क्या कहा था आपको, लासा निकालना है। तो एलसीएम हम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सब कुछ लेते हैं, ठीक है, जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है उसे ही लेते हैं। तो देखो इसमें क्या लेते हैं, देखो 2 किस लाइन में सबसे ज़्यादा बार नीचे आ जाएंगे, 2 गुणे 2, जैसे 3 किस लाइन में ज़्यादा बार ऊपर आ जाएंगे, 3 गुणे 3, भाई 2 दूनी 4 3 12 मुझे बाकी 36, देखो 36 मिनट, 36 मिनट पश्चात वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। हम लिख देंगे अपना सोनिया और रवि 36 मिनट पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अतः शून्य और अभी 36 मिनट पश्चात पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए ये कैसे होगा, जैसे ही मान लेते कि यहाँ से हमने सोनिया में एक चक्कर छोड़ दिया 18 मिनट, देखिए उसमें 18 मिनट में 36 मिनट बाद मिलेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हैं सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा लेगी, एक चक्कर, फिर 18 36 मिनट में दूसरा चक्कर लगा के यहीं पर आएगी, ठीक है। और रवि कितने मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में, ठीक है। देखो इसमें यही दिया गया था, ठीक है।
देखो ये 18 मिनट लगा, ये 12 मिनट लगा रहा है। अभी वो 12 मिनट देख चलो, फिर देखो 12 मिनट, फिर 12 24, फिर 32 36, तो सही 36 मिनट, तो 36 मिनट पूरी यहीं पर आ जाएंगे। बल्कि रवि 3 चक्कर लगा के आ जाएगा और वो केवल 18 मिनट में 2 चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सूर्य अगर 18 मिनट में लगाती है मतलब ये आराम से ज़्यादा धीरे चल रही है, तो 12 मिनट में जल्दी पहुँच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि जैसे रवि अगर यहाँ तक पहुँचा है, तो ये कुछ पीछे ही होगी सूर्य। ठीक, तो इस प्रकार से जब ये 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है, ठीक, फिर 12 24, फिर 32 36, तो 3 बार घूम के आ जाता है। लेकिन सोनिया को एक बार में करती है, फिर दूसरे बार घूम के आ पाती है। ठीक है, क्योंकि वो 18 मिनट लेती है। ठीक है, देखो जब 12 का 12 जो बात है 36, 18 36 दोनों मिल जाएंगे इसमें 36 मिनट में। ठीक है, ये हमारा सवाल था पूरा कर दो। ठीक है, आज से ये एक्सरसाइज खत्म। अब हम अगली बार आपको 1 का बी ले जाएंगे। धन्यवाद।